नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी हिंदी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का जो हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे तथा आज हम कंप्लीट करेंगे संविधान का निर्माण का जो पार्ट 2 है उसको। इससे पहले हमने संविधान के निर्माण के पार्ट 1 को कवर कर दिया था। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था कि किस प्रकार से सर्वप्रथम जो है संविधान के निर्माण की मांग की जाती है, किस प्रकार से किन किन लोगों के द्वारा जो है सर्वप्रथम बार संविधान के निर्माण की मांग की जाती है। उसके बाद किस प्रकार संविधान सभा का गठन किया जाता है। उसके बाद हमने देखा संविधान सभा का चुनाव किस प्रकार से होता है तथा चुनाव के बाद जो है संविधान सभा किस प्रकार से कार्य करती है। उसके बाद हमने जो है उद्देश्य प्रस्ताव को पूरे विस्तार में कवर किया था। जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह पेश किया गया था उसको हमने पूरे डिटेल में कवर किया था। उसके बाद 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था उसने किस प्रकार से संविधान सभा में बदलाव किए उसको भी हमने पार्ट 1 में पूरे डिटेल में कवर किया था। तो आज हम पार्ट 2 को कवर करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि संविधान के निर्माण का जो पार्ट 2 है इसमें आज हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं आज हम कवर करेंगे संविधान के निर्माण का पार्ट 2 तथा पार्ट 2 में आज हम देखेंगे संविधान सभा से रिलेटेड समितियां, जितने भी इम्पॉर्टेंट कमेटी थी, जितने भी इम्पॉर्टेंट समितियां थी जो संविधान सभा से जुड़ी हुई थी, उन सभी को आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे तथा इसी तरह से हमारा जो लेक्चर है संविधान के निर्माण का वह आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो संविधान में जो है छोटी बड़ी बहुत सारी समितियां थी, जिनमें से बड़ी 8 समितियां थी और छोटी बहुत सारी समितियां थी। तो इन 8 बड़ी समितियों को आज हम पहले देख लेते हैं, जहां से प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इनके अध्यक्ष के नाम डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो इनके अध्यक्ष आपके दिमाग में होने चाहिए। तो इन 8 बड़ी समितियों का ये देख लेते हैं। तो सबसे पहली समिति थी संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी थे जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद प्रांतीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आप यहाँ देखिएगा जो प्रांतीय संविधान समिति थे इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। इसके बाद प्रारूप समिति जो मोस्ट इंपॉर्टेंट समिति थी, जिसको हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके बाद मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद बड़ी समितियों में एक और समिति थी, 3 अन्य समिति यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो इसमें छठी समिति थी प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिसके अध्यक्ष थे। उसके बाद राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये 8 समितियां थी, इनके अध्यक्ष आपके दिमाग में होने चाहिए। वही ये देख लेते हैं कि कुछ छोटी समितियां कौन कौन सी थी जो संविधान सभा से रिलेटेड थी। तो पहली समिति थी वित्त एवं कर्मचारी समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद प्रत्यक्ष समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इसके बाद सदन समिति के अध्यक्ष थे B पट्टाभी सीतारामैया। इसके बाद कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर KM मुंशी। आप यहाँ देखिएगा जो कार्य संचालन समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे? तो KM मुंशी। इसके बाद भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो SK डाल थे। आप यहाँ देखिएगा SK डाल जो थे ये भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष थे। इसके बाद प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष थे उषा नाथ सेन। नागरिकता पर तदल समिति के अध्यक्ष थे S वरदराचारी। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदल समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष थे S वरदराचारी। इसके बाद मुख्य आयुक्तों प्रांतों के लिए समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष थे B पट्टाभी सीतारामैया। इसके बाद राष्ट्र ध्वज संबंधी तदल समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और छोटी समितियों में एक लास्ट थी जिसका नाम था संविधान सभा के कार्य के लिए समिति, जिसके अध्यक्ष थे GV मावलंकर। तो 8 बड़ी समितियों और हमने कुछ इंपॉर्टेंट छोटी समितियों को कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे इन 8 बड़ी समितियों में एक इंपॉर्टेंट जो समिति थी ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति की, जहां से लगातार एग्जाम में प्रश्न बनते रहे हैं। तो आइए पूरे डिटेल में कवर कर लेते हैं जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसको। तो आप याद देखिएगा संविधान की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण थी वह थी प्रारूप समिति। आप याद देखिएगा संविधान की जो समितियां थी उनमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण समिति थी वह थी
प्रारूप समिति जिसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। यह वह समिति थी जिसे संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। इसे भी आप याद देखिएगा। ये जो प्रारूप समिति थी इसको क्या काम दिया गया था? संविधान का प्रारूप तैयार करने की जो जिम्मेदारी है यह प्रारूप समिति को दी गई थी। तथा प्रारूप समिति जो थी इसमें टोटल 7 मेंबर थे। ये 7 मेंबर कौन कौन से थे, आइए इनको देख लेते हैं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। उसके बाद एन. गोपाला स्वामी अयंगर इसके अध्यक्ष मेंबर थे। इसके बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके मेंबर थे। उसके बाद डॉक्टर के.एम. मुंशी इसके मेंबर थे। इसके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्ला इसके मेंबर थे। इसके बाद एन. माधव राव, ये जो है इन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली थी। बी.एल. मित्र जो स्वास्थ्य कारणों से जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो बी.एल. मित्र की जगह आए थे एन. माधव राव। और डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद जो है आए थे टी.टी. कृष्णाचार्य। तो ये 7 मेंबर थे जो किससे जुड़े थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी से जुड़े थे। तथा ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद जो प्रारूप समिति थी, विभिन्न समितियों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद जो है इस प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का जो है पहला प्रारूप पेश किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। यानी कि जो प्रारूप समिति थी उसने जो है विभिन्न समितियों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद जो है भारत के संविधान का जो पहला प्रारूप था यह फरवरी 1948 में इसने प्रकाशित किया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए जो है 8 महीने का समय दिया गया था। यानी कि जो पहला प्रारूप संविधान का पेश किया गया था फरवरी 1948 में, इस पर जो है भारत के लोगों को चर्चा करने तथा संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए जो है इस प्रारूप समिति ने भारत के लोगों को 8 महीने का समय दिया। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। यानी कि पहली जो प्रारूप समिति थी उसके द्वारा जो पहला संविधान का प्रारूप था यह प्रकाशित किया गया था फरवरी 1948 में। इसके बाद लोगों के सुझाव और लोगों के संशोधन आने के बाद जो है उसके बाद जो दूसरी प्रारूप समिति और प्रारूप था वह पेश किया गया था अक्टूबर 1948 में। तो ये क्रम आप याद रखिएगा। इसके बाद आप याद रखिएगा जब दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया था तो प्रारूप समिति ने जो है प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया और इस दौरान जो है उसकी कुल 141 बैठकें हुई थी। आप याद रखिए कि जो प्रारूप समिति थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी से, इसने जो है प्रारूप के तैयार करने में 6 महीने से भी कम का समय लिया था तथा इस दौरान जो है कुल 141 बैठकें की गई थी प्रारूप समिति के द्वारा। इसके बाद हमारा जो संविधान है यह प्रभाव में किस प्रकार आता है इसे देख लेते हैं। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को जो है संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। आप याद देखिएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा जो है 4 नवंबर 1948 को जो है संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया। इस बार संविधान को जो है पहली बार पढ़ा गया था। यानी कि 4 नवंबर 1948 को जब संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया था तो इस बार जो है संविधान को पढ़ा गया। सभा में इस पर जो है 5 दिन यानी कि 9 नवंबर 1948 तक, आप देखिएगा 9 नवंबर 1948 तक आम चर्चा हुई। संविधान पर दूसरी बार जो है 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। यह कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चलता रहा। तो आप याद देखिएगा इस पर, और यानी कि जब संविधान पर दूसरी बार विचार होना स्टार्ट हुआ था 15 नवंबर 1948 से, तथा यह कार्य कब तक चला था? तो यह 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। तो इस दौरान जो है कम से मतलब जो है संशोधन के कितने प्रस्ताव आए थे? तो 7,653 प्रस्ताव आए थे। इस अवधि के दौरान जो है और प्रारूप समिति में संशोधन के लगभग 7,653 प्रस्ताव आए थे, जिनमें से वास्तव में 2473 पर सभा में चर्चा हुई थी। इसके बाद संविधान पर तीसरी बार जो है 14 नवंबर 1949 से विचार शुरू हुआ। आप याद देखिएगा संविधान पर जो है जो तीसरी बार विचार था यह 14 नवंबर 1949 से शुरू हुआ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास नामक जो है प्रस्ताव पेश किया गया तथा यह जो प्रस्ताव था इस प्रस्ताव पर जो है
इस प्रस्ताव को जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा पारित घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर किए गए। यानी कि यह जो प्रस्ताव था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, इस प्रस्ताव का क्या नाम था? द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा पारित घोषित किया गया तथा इस प्रस्ताव पर जो है अध्यक्ष और सदस्यों के हस्ताक्षर किए गए। सभा में कुल 299 सदस्यों में से जो है उस दिन 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद जो 26 नवंबर 1949 की डेट का उल्लेख हमारे प्रस्तावना में किया गया, यानी कि हमारी जो प्रियम्बल है उस प्रियम्बल में 26 नवंबर 1949 की जो डेट है उसका उल्लेख किस रूप में किया जाता है? तो इस दिन जो है भारत के लोगों ने सभा में जो है संविधान को अपनाया, उसे लागू किया और वह स्वयं को सौंपा। यानी कि हमारी जो प्रस्तावना है, हमारी जो प्रियम्बल है, इसमें 26 नवंबर 1949 की डेट का जो उल्लेख है किस रूप में किया गया है? इस दिन जो है भारत के लोगों ने सभा में संविधान को लागू किया था, मतलब संविधान को अपनाया था, संविधान को लागू किया था तथा संविधान को स्वयं को सौंपा था। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद जब 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को अपनाया गया था तो संविधान में कुल एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, जिसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद जो प्रस्तावना हमारी थी, हमारे जो प्रियम्बल है उसको जो है पूरा संविधान लागू होने के बाद जो है लागू किया गया था, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आप याद रखिएगा संविधान का जो प्रवर्तन है किस प्रकार से किया था, यानी कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से यानी कि संविधान के कुछ भाग को लागू किया गया था, तो उस समय जो है 26 नवंबर को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम, उसके बाद छोटे शीर्षक, यहाँ पे होगा छोटे शीर्षक से जुड़े कुछ प्रावधान स्वतः ही लागू हो गए थे। इसके अलावा ये सभी जो अनुच्छेद थे, ये सभी अनुच्छेद भी जो है 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। आप याद देखिएगा 26 नवंबर 1949 को जब हमारे संविधान को अपनाया गया था तो उस समय जो है इतने सारे प्रावधान यानी कि नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम व छोटे शीर्षकों के अलावा ये सभी जो आर्टिकल्स थे ये 26 नवंबर 1949 को जो है स्वतः ही लागू हो गए थे। इसके बाद संविधान के जब शेष भाग को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, यानी कि संविधान को जब पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, तो जो है इस दिन संविधान की शुरुआत के दिन में इसी दिन को देखा गया, यानी कि जो 26 जनवरी 1950 का दिन था, इसी दिन जो है संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया तथा इस दिन को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब याद रखिएगा 26 जनवरी का ही दिन जो है क्यों चुना गया था गणतंत्र दिवस के रूप में, तो इसका एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इसी दिन जो है 1930 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो है पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। आप याद रखिएगा 1930 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो है इसी दिन जो है पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इसी कारण से जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया था। तो यह ऐतिहासिक कारण है जो आपके दिमाग में होना चाहिए, यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में बनता है। तो इस प्रकार हमने देखा किस प्रकार से हमारा संविधान जो है प्रभाव में आया, हमारे संविधान को किस प्रकार से लागू किया गया। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आवश्यक तथ्य जो संविधान सभा से रिलेटेड है, जहाँ से एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला फैक्ट आप याद रखिएगा, संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक यानी कि मुहर के रूप में अपनाया गया। इसके बाद सर बी.एन. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार यानी कि कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद H.B.R. अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। इसके बाद L.N. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार यानी कि चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया। इसके बाद प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण यानी कि हमारे संविधान का जो मूल संस्करण था उसको सजाने का कार्य और उसके सौंदर्यीकरण का जो कार्य है यह शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिनमें नंद लाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा सम्मिलित थे। तो इनके नाम भी आपके दिमाग में होने चाहिए। इसके बाद
मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित किया गया एवं ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा जातिमय सौंदर्यकृत एवं अलंकृत किया गया था। उसके बाद मूल संविधान के हिंदी संस्करण का जो सुलेखन है वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस द्वारा सुंदर ढंग से अलंकृत एवं जातिमय किया गया। तो यह फैक्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से जो चैप्टर 2 था इंडियन पॉलिटी के क्रैश कोर्स का, तो इसको हमने संविधान का निर्माण का जो चैप्टर था इसको हमने पूरे विस्तार में कवर कर लिया है। कल से हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर एक नई उम्मीद के साथ। तो नया चैप्टर हमारा क्या होगा, तो चैप्टर 3 हम किससे स्टार्ट करेंगे, तो चैप्टर 3 में हम देखेंगे संविधान की विशेषताएं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है संविधान की विशेषताएं, यह नया चैप्टर होगा कल से। तो आज के लिए बस इतना ही, कल से हम एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।